गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीको। कल आप लोग का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन शायद नहीं हो रहे हैं। भाई क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था जो आपको नहीं पढ़ाया गया है। क्वेश्चंस नहीं हुए हैं आपसे, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने सही से रिवाइज नहीं किया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, आपका सबसे पहले मैं कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम रोटेशनल मोशन अपना। और आज टॉर्क के बारे में पढ़ना है, तो सारे लोग क्या करेंगे, बने रहेंगे। चलिए, जो कल पेपर आया था मैं डिस्कस करूंगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे जो टफ है तो बताइएगा मुझे, मैं सॉल्व करता हूं, देखते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये हमारा जेई का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आईआईटी जेई वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था, टू सैटेलाइट्स ऑफ सेम मास ऑफ ए प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैव ए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 32 डेज। इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना था, 32 डेज एंड 256 डेज रिस्पेक्टिवली। हमें क्या गिवन है, दो सैटेलाइट्स गिवन है जिनका टाइम पीरियड कितना है, T1 का है 32 डेज एंड T2 क्या है 256 डेज। एक चीज और गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट इज r, अगर इसका रेडियस r है तो बोल रहा है दूसरे वाले का रेडियस कितना होगा, बताइए। सबसे पहला पार्ट। इसमें और भी चीजें बात की है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को फाइंड करते हैं। हम किसके पास जाएंगे, केपलर्स लॉ के बारे में। जब भी प्लेनेट की बात करते हैं, टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में रिलेशन कहां से निकलता है हमारा, केपलर्स लॉ से। हम क्या कहेंगे, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पहले का टाइम पीरियड कितना है 32 डेज, दूसरे का कितना है 256, इसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 बाई R2 यानी R बाई R डैश का क्यूब। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना आएगा कैंसिल आउट करने के बाद, ये आई थिंक इसको 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 32 1/8 यही आ रहा है हमारा। 1/8 पे पावर 2/3 हो जाएगा, यानी आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहां से 2 पे पावर 2, यानी R डैश विल बी गिवन एज 4R। इसको सॉल्व करके देखिएगा। क्यूब है, इधर आ जाएगा 2/3 पे पावर, यानी 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। रीअरेंज करेंगे R डैश विल बी इक्वल टू 4R। इसी रिलेशन पे था, तो पहला ऑप्शन हमें क्या मिल गया, सेकंड वन इज राइट। ठीक, सेकंड कह रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सेकंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता कितना है हमारा, तो याद होगा मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे लिखते थे, टोटल एनर्जी वाज गिवन एज -GMM/2R। जिसका रेडियस कम होगा उसके लिए ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड यानी निगेटिव उतना ज्यादा, तो जो ज्यादा निगेटिव है वो लार्जर होगा कि जो कम निगेटिव है वो लार्जर होगा। ये बताइए सबसे पहले मुझे, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा लार्जर होती है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो निगेटिव में या जिसका मैग्नीट्यूड कम हो निगेटिव में। जो लेस निगेटिव हो यानी जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी टोटल एनर्जी कम होगी। यही बोल रहा है, सेकंड का रेडियस ज्यादा है इसलिए क्या होगा, उसका मैकेनिकल एनर्जी भी ज्यादा होगा। थर्ड ऑप्शन भी सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इज लेस देन फर्स्ट। तो जब काइनेटिक एनर्जी के बाद जाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी किससे डिफाइन करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से, जो कितना आया था हमारा √GM/r। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यही कह रहा है, यानी ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2, 3 एंड 4 किसमें था, यह ऑप्शन सही है हमारा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूला हमने देखा हुआ था। सुमित, ये कल पेपर हुए हैं, ये पेपर बच्चों के पास हैं एक्चुअली,
बस मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं, उनको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, अगर आपने कल वाला क्वेश्चन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। ठीक, बिल्कुल सुमित, मुझे लग गया आप न्यू है। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं, मुझे पता है इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा यहाँ पर। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं सारी चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एस्ट्रॉयड ऑफ मास m इज अप्रोचिंग अर्थ। एक एस्ट्रॉयड है जो क्या कर रहा है, अर्थ को अप्रोच कर रहा है। इनिशियली कहां है वो, तो इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 RE। इनिशियली उसका रेडियस कितना गिवन है, पोजीशन गिवन है 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। किस स्पीड से आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, vi। कह रहा है इट हिट्स द अर्थ विथ स्पीड ऑफ vf। जब उसने अर्थ को हिट किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, vf। एंड रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल R एंड M। R और M क्या है, अर्थ के रेडियस और मास है। तो पूछ रहा है vf स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताइए। हमें मालूम है क्योंकि एस्ट्रॉयड और अर्थ के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एस्ट्रॉयड क्या कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मींस टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, हम कहेंगे क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इनिशियली 10 R डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -gmm/10R। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -gmm/R। तो R की वैल्यू 10 R है, तो हमने रख दिया। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mvi स्क्वायर। इनिशियल इतनी थी काइनेटिक एनर्जी। बाद में क्या किया, वो अर्थ को हिट किया, तो जब अर्थ को हिट किया होगा उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, यानी उस समय की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gmm/R। वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें, vf, तो प्लस हाफ mvf का स्क्वायर। देखिए स्मॉल m कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, हर जगह से हमें मिल क्या जाएगा, vf स्क्वायर बाई 2 विल बी गिवन एज, इसको इधर लेते आते हैं, gm/r माइनस gm/10R प्लस vi स्क्वायर बाई 2। gm/r कॉमन ले लीजिए, हमें क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी vf स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स gm/r 1 माइनस 1/10 टाइम्स vi स्क्वायर। क्योंकि मैंने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन हमारा 1 माइनस 1/10 के फॉर्म में है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो विच ऑप्शन इज राइट, आई थिंक दिस वन इज राइट, vi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस 1 माइनस 1/10। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको, जिससे नहीं हुआ था अब क्लियर है। यही बोला था कि एक एस्ट्रॉयड है 10 R डिस्टेंस पर, उसको हमने क्या किया, वो क्या कर रहा है, आके अर्थ को हिट कर रहा है, अर्थ को आके हिट कर रहा है, यानी सरफेस पे आ गया होगा वो, तो इस पोजीशन की टोटल एनर्जी और इस पोजीशन की टोटल एनर्जी हमने इक्वेट कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ था, कह रहा है इन ए रीजन ऑफ स्पेस, किसी स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से गिवन है हमें, कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड डिनोट किया जा रहा है -c/r से, किसी स्पेस में जहां r क्या है, डिस्टेंस है, एंड c एक कांस्टेंट है, एट ए सर्टेन वैल्यू, कह रहा है किसी पोजीशन पे r इज इक्वल टू, जब r नॉट के हो जा रहा है तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी गिवन एज v। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है उस पोजीशन पे, v है। इसको मैं v नॉट से डिनोट कर लेता हूं इनिशियली। कह रहा है जनरल गिव द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ r। हमें पोटेंशियल का एज ए फंक्शन ऑफ r क्या डिनोट करना है, इक्वेशन डिनोट करना है। हमें मालूम है पोटेंशियल होता क्या है, हम सबने पढ़ा है माइनस टाइम्स g.dr, याद होगा, ये होता है एक्सप्रेशन पोटेंशियल का। g एज ए फंक्शन ऑफ r गिवन है, रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स -c/r इंटू dr।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिमिट कहां से कहां जाएगी, क्योंकि हम इसको स्मॉल पोटेंशियल मान लेते हैं, क्योंकि v भी क्या है, लिमिट गिवन है। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमसे क्या कह रहा है, जब ये r नॉट है तो इसकी वैल्यू v है, फाइनली पोजीशन r हो गया है, मान लेते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा v डैश। इसी v डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, dv का इंटीग्रेशन v, यानी यहां से क्या मिलेगा v डैश माइनस v, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ln r, ln r का लिमिट कहां से है, r नॉट से r, यानी कितना आ जाएगा ये ln c कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ln r माइनस ln r नॉट, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, v इधर भेज दीजिए, तो वी कैन से दैट v डैश विल बी गिवन एज v प्लस c टाइम्स ln r बाई आर नॉट, क्योंकि ln a माइनस b क्या बन जाता है, ln a बाई b। कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ये वाला ऑप्शन है, नहीं आर नॉट बाई आर है ना इसमें, ये वाला ऑप्शन है, दिस वन इज राइट आंसर। क्लियर है, बस इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन, सही था, कितने लोग का सही था ये क्वेश्चन, किसी ने किया था इसको अटेम्प्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा फ्रिक्शन के ऊपर, अगेन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 इज रेस्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, कोई ब्लॉक ए है जो क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, चलिए ठीक है, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, यहां पे कोई पुली है जिससे क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग पास कर रहा है, एट द एज ऑफ टेबल फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक मास m2, इसका मास कितना है m2, ये अटैच्ड है, इसका मास हमें m1 गिवन है, कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज न्यू टी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये गिवन है, व्हेन ब्लॉक ए स्लाइडिंग ऑन टेबल देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जब ये मूव करने लगेगा तब टेंशन कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इधर टी लगेगा इधर mg, ये इसका है m2 ब्लॉक का, m1 ब्लॉक का बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इधर t लगेगा इधर कितना लगेगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो नीचे की ओर नॉर्मल कितना आएगा m1g, यानी ये कितना हो जाएगा न्यू t इंटू m1g, ये जिस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा क्या ये भी उसी एक्सीलरेशन से जाएगा, कहेंगे बिल्कुल, इक्वेशन लिखिए क्या बनेगा, सॉल्व आउट करिए इक्वेशन लिख के, mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m2 इंटू ए, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, t माइनस न्यू टी m1g विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, क्या आ गया, एक्सीलरेशन विल बी गिवन एज mg माइनस न्यू टी mg डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा क्या है, टेंशन पूछा है, टेंशन कितना हो जाएगा, यहां से रख लीजिए, तो वी कैन से दैट t विल बी गिवन एज m2g होगा यहाँ पे, तो m2g कर लेता हूं मैं, ये हमारा m2g है, ठीक, तो t विल बी गिवन एज m2 टाइम्स g माइनस a, a की वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए, कितना आ जाएगा, वी कैन से दैट t will be given as m2 times g minus a, यानी g माइनस, यहां से हमें क्या मिलेगा m2g माइनस न्यू t m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा, t टाइम्स आपका यहां से m2 बाहर आएगा, m2 है ना ये, हाँ, तो m2 m1 1 प्लस न्यू टी
टाइम्स जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करके देखिएगा, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक सेकंड पेज पे इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा था, एक ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, दूसरे एंड पे ये क्या है, हैंग्ड है। तो अगर ये मूव कर रहा है उस समय स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा, यानी एक्सीलरेटेड मोशन में है ये। क्लियर है ये क्वेश्चन क्लियर है। जेई वाले जितने ही बच्चे रिप्लाई करिए। चलिए, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, आगे आ जाएगा आपका ये ऑप्शन, शायद नेक्स्ट पेज पे है। दिस वन विल बी द ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है हमारा। m1 m2 1 प्लस म्यू टू जी बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल था, स्यूडो फोर्स के ऊपर था। क्या रहा है क्वेश्चन कि एक कार है, ये कार a एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, इसके आगे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। ब्लॉक और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन गिवन है न्यू। तो पूछा था इस कार का एक्सीलरेशन कितना हो कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछा था जिसके लिए ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की ओर तो mg लग गया, वर्टिकल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं। हमने ऑब्जर्वर को कहां बैठा रखा है, इस कार के ऊपर ही बैठा दिया। तो ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पर होगा। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर कार के ऊपर बैठा हुआ है तो किसमें चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ तो क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा, तो m इंटू ए। इधर स्यूडो फोर्स लगेगा तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, इसको कौन रोक के रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हमने नाम दे दिया F। अब यहां से आप क्या कहेंगे कि ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, इसका मतलब क्या होगा, mg शुड बी लेस देन F। अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो mg शुड बी लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारी। F की वैल्यू होगी कितनी, तो हम कहेंगे mg विल बी लेस देन, नॉर्मल की वैल्यू है कितनी, m इंटू ए, यानी न्यू इंटू m इंटू ए। ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन आएगा यहां पे। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, m से m कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई न्यू। बहुत टफ कॉन्सेप्ट था, हमने तो पढ़ा ही नहीं था नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये बताया गया था क्लास में। क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कौन सा ऑप्शन आ गया, देख लीजिए इसमें से, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन है, जी बाई न्यू, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऐसे ही। ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्लास में करवाया गया, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है, इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू ए 10 kg ब्लॉक, ये क्वेश्चन है हमारा। 10 kg ब्लॉक पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, नीचे वाला ब्लॉक कितना है, 40 kg का है। ये जिस सरफेस पे रखा है, ये सरफेस क्या है हमारा, स्मूथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर न्यूएस की वैल्यू इस सरफेस के लिए 0.6 है, न्यूके की वैल्यू 0.4 है, तो बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा 40 kg वाले ऑब्जेक्ट का। इसका एक्सीलरेशन पूछा है। तो सिंपल सी कहानी, हम क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि दोनों साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दोनों में साथ में जाएंगे कब, हमने क्या कहा था इस तरह के क्वेश्चन में, जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या वही रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए। 40 kg ब्लॉक के मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, याद आ रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे बनेगा, इधर लग गया 100 न्यूटन,
इधर कितना लग गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इसी तरह नीचे वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इधर तो कोई है नहीं, स्मूथ है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो कितना सकता है 40 केजी ब्लॉक का, मैक्सिमम एक्सीलरेशन वही होगा जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कितना, तो निकाल लीजिए यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विल बी गिवन एज, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F लिमिटिंग विल बी गिवन एज, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100 इंटू 0.6 विच विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। और वहीं काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी 100 इंटू 0.4 यानी 40 न्यूटन। तो अगर ये रेस्ट पे रहता है, इस ब्लॉक के साथ साथ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा 60 लगेगा। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ 40 केजी ब्लॉक विल बी 60/40, कितना आ जाएगा ये हमारा 2/3। ठीक, ये तो आ गया जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तब। अब इस वाले केस में देखिए मैक्सिमम लग रहा है तो यहां भी फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लगा दें, कितना है ये 60, तब 10 केजी का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, तो वी विल से 100 माइनस 60 यानी 40 डिवाइडेड बाय मास कितना है 10, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा दोनों साथ साथ जा रहा है, पर यहां तो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग आया है और इसका एक्सीलरेशन कहीं ज्यादा है इससे, इसका मतलब हमने क्या कहा था, दोनों साथ साथ नहीं जा सकते हैं। ये अपने साथ ले जाने के लिए मैक्सिमम कितना लगा सकता है 60 न्यूटन लगा सकता है। यानी इस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है जब ये साथ साथ जाएगा 2/3। तो अगर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन 2/3 से ज्यादा है तो मतलब दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे। हमने देख लिया यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2/3 आया, यानी दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे। ये वाला क्या करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के आगे निकल जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया, 40 केजी का पूछा है हमसे एक्सीलरेशन, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अब काइनेटिक, क्योंकि दोनों स्लाइड कर चुके हैं, और काइनेटिक लगेगा तो एक्सीलरेशन हो कितना जाएगा, तो एक्सीलरेशन विल बी गिवन एज, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने 40 रख दिया, मास कितना है 40 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0.98, क्योंकि इसने 9.8 लेके सॉल्व किया होगा इसलिए 0.98 आ रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें बस यही चेक करना था कि दोनों साथ साथ जाएंगे कि नहीं। तो हमने चेक कर लिया, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा आ रहा है, इसका एक्सीलरेशन कम आ रहा है, यानी दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे। ये वाला क्या करेगा, आगे निकल जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक वाला लगेगा। क्लियर है मेरी बात, क्या मेरी बात क्लियर है? जेई वाले जल्दी रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन समझ में आया? अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में हमने ना पढ़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ रखे हैं, और जरूरी नहीं है कि जितने कॉन्सेप्ट आप क्लास में पढ़े सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए। कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मॉडिफाई होता रहता है, और उतना आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट उतना ही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। अभी तो मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया है जिस तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिस्टम गिवन है आपको, इस सिस्टम में कह रहा है कि ये मोशन में है, पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि ये मोशन में है, तो बताइए कितना एक्सीलरेशन होगा, यही पूछा है। एक्सीलरेशन हमसे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1, इस ब्लॉक का कितना एक्सीलरेशन होगा अगर क्या है, इन तीनों का मास बराबर है और तीनों ही मोशन में है। क्वेश्चन एकदम सिंपल कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्योंकि तीनों ही मोशन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स की टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं, जितना भी लग रहा होगा पूरा का पूरा लगेगा। जैसे m2 के लिए मैं बनाऊंगा तो इधर कितना लग गया T, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू होगी कितनी, इसका मास m है तो फ्रिक्शनल फोर्स न्यू mg, ये वाला स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है तो ये रहा T, नीचे की ओर क्या लग गया mg, क्योंकि ये तीनों नीचे की ओर जा रहे होंगे तो ये रहा एक्सीलरेशन A,
स्ट्रिंग से अटैच है तो सबका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। इसका रहा एक्सीलरेशन a, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये भी एक स्ट्रिंग से अटैच है तो इसमें एक और टेंशन डेवलप होगा जिसको हम नाम दे देंगे T1। दो स्ट्रिंग दो टेंशन, इसकी ब्लॉक करिए M3 की, तो इधर लग गया T1, पीछे की ओर लग गया फ्रिक्शनल फोर्स जो कि क्या होगा न्यू mg। इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा सेम ही होगा a। तीनों का इक्वेशन लिख लीजिए। इसका इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, mg माइनस टी विल बी इक्वल टू m इंटू a। इसका इक्वेशन क्या बन गया, t माइनस T1 माइनस न्यू mg विल बी इक्वल टू m इंटू a। इसका इक्वेशन क्या बन गया, T1 माइनस न्यू mg विल बी इक्वल टू m इंटू a। तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे t से t कैंसिल आउट, T1 से T1 कैंसिल आउट, मिलेगा कितना हमें ऐड करने के बाद, mg माइनस 2 न्यू mg विल बी इक्वल टू 3ma। m कैंसिल आउट यानी a की वैल्यू आ कितनी गई, g माइनस 2 न्यू बाई 3, 2 न्यू g बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, आई थिंक थर्ड वाला आएगा, g टाइम्स 1 माइनस 2 न्यू बाई 3। पहले ही मोशन में कह दिया तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, फ्रिक्शनल फोर्स जितना है लगा देंगे, हमें तो टेंशन भी नहीं लेना था कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया कि ये चल रहा है, हमारी टेंशन खत्म हो गई वहीं पर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को उसमें भी दिया था डीपीपी में, इस टाइप का क्वेश्चन, और यहां पे आपको रेंज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर F फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं इस ब्लॉक पर, तो F की किस वैल्यू के लिए ये ब्लॉक किधर जाए, अपवर्ड जाए। पहले ही क्लियर कर दिया था मोशन किधर होना चाहिए, अपवर्ड। ठीक, तो अपवर्ड मोशन क्लियर कर दिया था, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये ऊपर की ओर जाना जा रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ब्लॉक का mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड 100। 37 डिग्री पे F फोर्स लगा है, यानी F का कंपोनेंट जो इसके अलावा आएगा कितना, F cos 37 यानी 4F बाई 5। F का कंपोनेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा, F sin 37 यानी 3F बाई 5। क्योंकि जस्ट मूव करने वाला है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलेंगे। यहां से आप क्या कहेंगे, एक ये भी है वॉल है तो नॉर्मल भी लगेगा कुछ इस तरह से n। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए, हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है तो n विल बी गिवन एज 4F बाई 5। वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, 3F बाई 5 विल बी गिवन एज 100 प्लस F। F की वैल्यू रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, 3F बाई 5 विल बी इक्वल टू 100 प्लस F की वैल्यू कितनी होगी, न्यू इंटू n। न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.5। तो जब 0.5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 2F बाई 5। F की वैल्यू कितनी हो गई, 2F बाई 5। रीअरेंज कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे क्या हो गया, F बाई 5 विल बी इक्वल टू 100 यानी F इज इक्वल टू 500। डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया कि F की वैल्यू कितनी आएगी, 500। क्वेश्चन सॉल्व, यही पूछा था किस फोर्स के लिए अपवर्ड मूव करना चालू करेगा, तो 500 अगर लग गया, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ कि अपवर्ड मूव कर जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ये देखिए आपका ऑप्शन है 500 न्यूटन, पहला ही ऑप्शन है, दिस विल बी द आंसर। ये भी क्वेश्चन क्लास में हमारा किया हुआ था। अगेन इस तरह का भी क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, कह रहा है 4 kg और 2 kg ब्लॉक है, यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है, यहां का 0.2 गिवन है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। अब इतना हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इस वाले केस में 2 kg का एक्सीलरेशन 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। याद आ रहा है, हमने यही कहा था कोई भी कंडीशन बन जाए 2 kg का एक्सीलरेशन कभी भी 4 kg से ज्यादा नहीं होगा।
तो नॉर्मल कंडीशन में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर 2 kg का फोर्स से कम आया तो वही आंसर आ जाएगा, अगर ज्यादा आया तो मतलब क्या होगा, दोनों साथ साथ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था हमारा कि 2 kg का एक्सेलरेशन 4 kg से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट सबको? इस वाले क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, याद है सबको? यस और नो? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। याद आ रहा है इस क्वेश्चन को हमने किया था क्लास में, तो यही कहा था कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कभी भी 4 kg से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इसको पुश करते हुए अपने साथ ले जाएगा। बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब सिंपल तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने कहा मान लीजिए दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो उस केस में 4 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? 30 डिग्री का एंगल गिवन है हमें, यानी इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। कितना आएगा, mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। तो mg sin 30 कितना होता है, mg/2, यानी कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। mg की वैल्यू 40 है। इधर की बात करिए, इधर कंप्लीट कितना आएगा, mg cos थीटा, यानी mg cos 30 डिग्री, यानी 20√3। नॉर्मल कितना लग गया, n। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, रोकना चाहेगा, कितना लगेगा, 0.3 इंटू mg, यानी 0.3 इंटू 40। नॉर्मल की वैल्यू 20√3 पहले से भी पता है, नॉर्मल की वैल्यू रख देते हैं 0.3 इंटू 20√3, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 6√3। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, 20 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 4, विच विल बी इक्वल टू, ये √3 1.7 होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी 6 इंटू 1.7 कितना हो जाएगा हमारा, 10 पॉइंट समथिंग। हम 10 ही मान लेते हैं अप्रोक्स, 10/4, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा, जब दोनों को हम अलग अलग मान रहे हैं। 2 kg वाले को अलग मान के देखिए सिमिलरली, इधर कितना आ जाएगा, mg sin थीटा, यानी sin 30 1/2, 10 आ गया इधर कितना आएगा, mg cos 30, यानी कितना हो जाएगा, 10√3। इधर कितना आ गया n, इधर कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कितना है 0.2 इंटू 10√3, यानी 2√3। इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2√3, यानी 1.7 का डबल 3.4, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.4/2, ये अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है? क्योंकि 3.2 इससे ज्यादा है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अब क्या करेंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे, दोनों साथ साथ जाएंगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। टोटल फोर्स लगेगा कितना, 20 + 10, यानी 30 माइनस 6√3 प्लस 2√3, यानी 8√3। तो एक्सेलरेशन आएगा कितना, 20 + 10, यानी 30 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है, 6। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा ये 6 8 13 13.6, 14 मान लेते हैं, 16/6 यानी कितना आ जाएगा हमारा 2.5 के अप्रॉक्स। कौन सा ऑप्शन है, देखिए, दिस विल बी द राइट आंसर। बस यही चेक करना था कि दोनों साथ में जा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हमने देखा 2 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया है, कहानी खत्म। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, 20 और 10 यानी 30। अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 6√3 एंड 2√3 यानी 8√3। तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हमने दोनों को सिस्टम मान लिया, 30 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई 6। आंसर आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है अब ये वाला क्वेश्चन? जिससे नहीं हुआ था अब क्लियर है, जल्दी से यस बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा। सारे क्वेश्चन आप लोग क्लास में करवाए हुए हैं।
कह रहा है ये थीटा एंगल का कोई इंक्लिनेशन है जहां पे क्या कर रहा है, m ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ये इंक्लाइंड सरफेस रफ है। जब ये नीचे पहुंच रहा है तब इसकी स्पीड कितनी है, v। जब यहां पे आ रहा है तो इसकी स्पीड v गिवन है। कह रहा है अगर यही क्या करे, स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करे, कोई भी फ्रिक्शन ना हो, उस समय जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, k इंटू वी। सेम लेंथ सेम इंक्लिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये बिना स्मूथ सरफेस पे जाएगा तब इसकी एक्सीलरेशन क्या g sin थीटा होगा, सब लोग एग्री करेंगे। जब ये स्मूथ सरफेस होगा तो क्या इसका एक्सीलरेशन g sin थीटा होगा। हम स्मूथ वाले केस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि mg sin थीटा नीचे लगेगा, एक्सीलरेशन तो g sin थीटा ही होगा ना। एक्सीलरेशन g sin थीटा है, मान लेते हैं इसको कितना डिस्टेंस जाना है, s, तो वेलोसिटी होगी कितनी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली रेस्ट पे था ये, यानी कितना आ जाएगा, v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, k स्क्वायर v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू s। यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, s विल बी गिवन एज k स्क्वायर, या इसको v की वैल्यू रख लेते हैं, v स्क्वायर विल बी गिवन एज 2g साइन थीटा इंटू s बाई k स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन से हमें पता चल गया। इसके पास आते हैं, इस केस में होगा क्या, नीचे की ओर लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर। तो नेट फोर्स की बात करेंगे तो दिस विल बी mg साइन थीटा माइनस नॉर्मल कितना होगा इसका, mg cos थीटा, यानी न्यू mg cos थीटा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन विल बी गिवन एज g sin थीटा माइनस न्यू g cos थीटा। एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई, लिख दीजिए अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर विल बी गिवन एज, u स्क्वायर तो 0 हो गया, 2 इंटू a यानी g sin थीटा माइनस न्यू g cos थीटा इंटू s। v स्क्वायर बाई s की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए आप, इसको मैं v स्क्वायर बाई s लिख लेता हूं। तो v स्क्वायर बाई s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 2g साइन थीटा बाई k स्क्वायर, यहां पे पुट करिए, क्या मिल जाएगा हमें, 2g साइन थीटा बाई k स्क्वायर विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई s, इधर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स g साइन थीटा माइनस न्यू g cos थीटा। 2g आपका क्या हो गया, g कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट, 2 बाहर था ना, g भी बाहर ले लेता हूं मैं, 2g से 2g कैंसिल आउट, हमें न्यू की वैल्यू निकालनी है, लिख लीजिए इसको, न्यू cos थीटा विल बी गिवन एज साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई k स्क्वायर, यानी न्यू की वैल्यू आ कितनी जाएगी, साइन थीटा भी कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस 1 बाई k स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, टेन थीटा k स्क्वायर माइनस 1 बाई k स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन आएगा। बस आपको यही देखना था, यहां से कितना एक्सीलरेशन है, यहां से कितना एक्सीलरेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के कंपेयर कर लेना था। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है, अब सबको क्लियर है क्वेश्चन। आप लोग का 1 घंटे का पेपर था ना, 10 क्वेश्चन यानी करने को मिले होंगे आप लोग को 20 मिनट। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन्ड वे में किया हूं, पूरा एक एक स्टेप करके, तब भी 40 मिनट लगे, मैक्सिमम टाइम था ये। इसको कायदे से करेंगे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। नीट वाला भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपने टॉपिक पे आए वापस। ये रहा 35 से चालू था नीट में जी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेप्ट देखिए, हम सिंपल है। कह रहा है इफ टू सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मास आर रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट,
दो सैटेलाइट हैं जिनका मास क्या है, डिफरेंट है, वो क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका क्या चीज सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम की बात करिए, एंगुलर मोमेंटम होता कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन एज mvr। एंगुलर मोमेंटम हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस तो दोनों का सेम है, मास पे डिपेंड कर रहा है, क्या एंगुलर मोमेंटम सेम हो पाएगा, मास पे डिपेंड कर रहा है तो क्या एंगुलर मोमेंटम सेम हो पाएगा दोनों का, यस और नो। पूछा है कौन कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, सबसे पहली क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम mvr है, सेम नहीं हो पाएगा, एंगुलर मोमेंटम की कहानी खत्म। एनर्जी, टोटल एनर्जी होती कितनी है, -gmm/2r, हमें रेडियस से मतलब ही नहीं है, रेडियस सेम है। अगेन टोटल एनर्जी क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी ये भी सेम नहीं हो सकता, इसकी भी कहानी खत्म। टाइम पीरियड की बात करिए, तो जो हमने टाइम पीरियड इवॉल्व किया था इसका, तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से आया था, t was given as 2 pi times r cube by r times g, सब कुछ ऐसे था। इसमें क्या था हमारा, m आ ही नहीं रहा है, m नहीं आ रहा है तो टाइम पीरियड क्या है, मास इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पीड की बात करिए, हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी, वो कितनी आई थी, √/m/r, जहां m अर्थ का मास था, ऑर्बिटल स्पीड भी मास पे नहीं डिपेंड कर रही थी सैटेलाइट के, यानी ये दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन के पास आइए, कह रहा है ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 6r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से 6r डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन हमारा यही वाला है, T1/T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। टाइम पीरियड और क्या कर रहा है, रेडियस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, पर क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था, सरफेस से 6r दूरी पर है, और ये डिस्टेंस कहां से लिखा जाता है, सेंटर से लिखा जाता है, यानी फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 6r सरफेस से है तो सेंटर से कितना हो जाएगा, 7r। दूसरा वाला क्या है, 2.5r है सरफेस से, यानी सेंटर से कितना हो जाएगा, 3.5r का क्यूब। टाइम पीरियड की बात करिए, पहला वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी टाइम पीरियड क्या होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, हमने पढ़ा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना पढ़ा था हमने, मेरी आवाज आ रही है सबको, मेरी आवाज आ रही है सबको, चलिए 24 आवर्स, 24/t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7r/3.5r का क्यूब। कितना आ गया ये हमारा, 24/t स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 क्यूब, यानी कितना आ गया 24/7 विल बी इक्वल टू 3/2, यानी कितना हो जाएगा ये 2√2। आंसर मिल गया, t विल बी इक्वल टू 24/2√2। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 6√2। दिस विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल था, कह रहा था डेंसिटी ऑफ ए न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ। एक नया प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी क्या है, अर्थ के ट्वाइस है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू सरफेस एट दैट प्लेनेट। दोनों के सरफेस का ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो पूछ रहा था उससे आपका जो नया आपका प्लेनेट है उसका रेडियस कितना होगा। हमने ठीक है, अर्थ का रेडियस अगर r है तो r डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता कितना है, gm/r²। मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला क्या लिखा था,
4/3πr³ इंटू रो बाई आर स्क्वायर, यानी 4/3πgr इंटू रो। ये जी की वैल्यू होती है किसी भी प्लेनेट के लिए। तो अर्थ के लिए बात करेंगे तो अर्थ के लिए ये वैल्यू तो यही रहेगी। दूसरे प्लेनेट के लिए जब यही वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। दूसरे प्लेनेट के लिए कितना होगा 4/3πg। कितना है डेंसिटी उस प्लेनेट का 2 रो। रेडियस कितना है r डैश, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना आ गया r डैश विल बी इक्वल टू r/2। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, हुआ था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। ये भी क्वेश्चन वैसे ये कह रहा है C का ब्लॉक कितना हो, C का मास कितना हो कि ये 10 kg है, ये 5 kg है, इसका मास कितना हो कि ये मूव ना करे। मूव ना करे यानी कहानी क्या होगी, हमने कहा ये 10 है ये m है, तो इन दोनों की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्या इतना लगेगा, न्यू टाइम्स 10 + m × g। यही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों की वजह से। दूसरा क्या लग रहा है इसके ऊपर, टेंशन लग रहा है T। इस वाले ब्लॉक की कहानी क्या है, इधर T लग रहा है, नीचे की ओर 50 न्यूटन फोर्स, क्योंकि 5 kg ऑब्जेक्ट है। यानी हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया T = कितना है 50। T की वैल्यू 50 है तो ये भी दोनों बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि ब्लॉक तो मूव कर नहीं रहा है, रेस्ट पर है, तो हमें क्या मिल जाएगा 50 will be equal to न्यू टाइम्स 10 + m × g। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमें कितना गिवन है 0.2 रख दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा 50 will be equal to 0.2 × g, यानी 2 × 10 + m। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 - 10 which will be equal to 15 kg। 15 kg होगा ऑप्शन में, यहां पे है सेकंड ऑप्शन 15 kg। ठीक, ये रहा सेकंड ऑप्शन 15 kg, आंसर मिल गया इसका हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो कॉमन मैंने दिया था, इसको अभी सॉल्व भी कर दिया है मैंने। 0.98 देखा था जी वाले पेपर में, जी वाला क्वेश्चन भी कॉमन था, देखा सबका सॉल्व हो चुका है। ये इसकी बात करते हैं अब। कह रहा है M1 और M2 kg के दो ब्लॉक्स हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ बार एंड प्लैंक इज K। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें K गिवन है। द प्लैंक इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F। इस F की वैल्यू कितनी गिवन है A × T, वेयर A इज कांस्टेंट। तो कह रहा है किस समय बार स्लाइड करना चालू कर देगा। क्वेश्चन एज इट इज था जितना हमने क्लास में किया था, F की वैल्यू निकालना हमने सीखा था, बस करना तो क्या था उसको 80 से इक्वेट कर देना था। हम कहेंगे कब तक ये दोनों साथ में जाएंगे, जब तक क्या ना हो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग जाए। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, तो M1 मास है तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विल बी K × M1 × G। यही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, हम क्या कहेंगे K × M1 × G विल बी इक्वल टू M1 × A, यानी A इज इक्वल टू K × G। ये वाला ब्लॉक भी इसी एक्सीलरेशन से चलेगा क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारी पूछी है। तो अगर ये A एक्सीलरेशन से जा रहा होगा तो इसकी कहानी क्या बनेगी, इधर तो फोर्स लग गया F, पीछे की ओर कितना लग रहा होगा इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि है कितना K × M1 G। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा F - K M1 G विल बी इक्वल टू इसका मास M2 × A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देते हैं यहां पर, यानी F की वैल्यू आ कितनी गई, तो F विल बी गिवन एज kg × M1 + M2।
एफ की ये वैल्यू होनी चाहिए। हमसे टी के टर्म में पूछा है तो हम क्या कहेंगे, ए इंटू टी की वैल्यू ये हो जाए तब ब्लॉक मूव करने लगेगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, kg टाइम्स m1 प्लस m2 बाई ए। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला है सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, कहानी यहां तक हमने सीखा हुआ था, बस ये कह दिया था टी की वैल्यू बताइए, 80 को इससे इक्वेट कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ है। कह रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए कि ये स्लाइड ना करे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा इसका, हम कहेंगे ये इंसेक्ट है, इधर नॉर्मल लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा, ये एंगल अल्फा है, यानी ये वाला एंगल अल्फा है, इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos अल्फा, इधर कितना आ जाएगा, mg sin अल्फा। क्योंकि इसको क्या नहीं करना है, स्लाइड नहीं करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाए, तो यहां से क्या मिलेगा आपका, n इज इक्वल टू mg cos अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg sin अल्फा। हमसे पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है हमें 1/3, तो f की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या मिलेगा हमें, न्यू mg cos अल्फा विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा, यानी न्यू की वैल्यू आ कितनी जाएगी, mg से mg कैंसिल आउट, 10 अल्फा, न्यू विल बी इक्वल टू 10 अल्फा। न्यू की वैल्यू है कितनी, 1/3 विल बी इक्वल टू 10 अल्फा। अब देख लीजिए ऑप्शन, क्योंकि 3 की वैल्यू पूछा है, रेशियो ले लीजिए, 3 इज इक्वल टू 1/10 अल्फा, यानी कितना हो जाएगा, cot अल्फा इज इक्वल टू 3। यही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला सबको, मैं ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ बताते जा रहा हूं। चलिए सुमित, आपकी पहली क्लास एक्चुअली जो पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्लास चालू करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L लाइज ऑन टेबल। कह रहा है एक रोप है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये टेबल पे लाई कर रहा है, इसका कुछ पार्ट क्या है, हैंग्ड है, यानी यहां से कुछ इस तरह से हैंग्ड है, ये टेबल है हमारा, कुछ पार्ट यहां से ऐसे हैंग्ड है इसका। तो टोटल लेंथ अगर इसकी L है तो मास पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, m/L। हमने कहा x लेंथ इसका हैंग्ड है तो ऊपर कितना पार्ट होगा, L-x, यानी इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा कितना लगेगा, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी गिवन एज न्यू इनटू m इनटू g। तो इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास m/L है, तो L-x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो m विल बी गिवन एज m/L इनटू L-x, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो दिस विल बी गिवन एज न्यू इनटू m/L टाइम्स L-x। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये रेस्ट पे है तो जितना पोर्शन हैंग्ड है इसके वेट के बराबर होना चाहिए ये फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो रेस्ट पे रहेगा ये। तो जो हैंग्ड वाला पार्ट है उसका वेट कितना होगा, हम कहेंगे दिस शुड बी इक्वल टू x इनटू m/L, इसका मास हो गया, इनटू g, m/L से m/L कैंसिल आउट, हमें मिल कितना जाएगा आपका f, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, न्यू टाइम्स L-x विल बी इक्वल टू x इंटू g। रीअरेंज कर लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, न्यू L विल बी इक्वल टू माइनस न्यू x इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा x टाइम्स न्यू प्लस g, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो x विल बी गिवन एज न्यू इंटू L डिवाइडेड बाई न्यू प्लस g, यही आएगा हमारा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे होगा। अच्छा इसमें जी नहीं था, 1 प्रिंट हो गया था, चलिए ये ऐसा ऑप्शन था, जी आएगा यहाँ पे नीचे की ओर।
मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक दे दिया था आपको, बस ये समझना था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू की वैल्यू 10 फाई गिवन है आपको। याद आ रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, न्यू इक्वल टू 10 थीटा होता था जब हमने क्या एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, तो न्यू इक्वल टू 10 फाई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई गिवन था, यानी इनडायरेक्टली आपको न्यू की वैल्यू 10 फाई गिवन थी। उसके अलावा सारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन था क्या, एफ फोर्स लगा थीटा एंगल पर, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर एफ कॉस थीटा, इधर कितना आएगा एफ साइन थीटा। इधर की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल n। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, यानी ये जस्ट मूव करने वाला है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, F इज इक्वल टू F cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा, n will be given as mg minus f sin थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, न्यू इंटू n, यानी क्या हो जाएगा न्यू mg माइनस न्यू f sin थीटा विल बी इक्वल टू f cos थीटा। न्यू की वैल्यू 10 फाई रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा sin फाई, mg की वैल्यू w गिवन है, तो हम डायरेक्ट यहां पे मैं w लिख देता हूं, न्यू इंटू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू साइन फाई बाई कॉस फाई माइनस न्यू एफ साइन थीटा। न्यू की वैल्यू 10 फाई कॉस फाई है, यहां पे भी रख देता हूं मैं, साइन फाई बाई कॉस फाई इंटू एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, cos फाई उधर चला जाएगा, हमें मिलेगा क्या W sin फाई विल बी इक्वल टू F sin थीटा sin फाई प्लस F cos थीटा cos फाई। जब कॉमन लेंगे ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया डब्ल्यू साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था एवरेज फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स होगा क्या, चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम। इसकी बात करिए, पहले ये क्या कर रहा है आपका, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से गया, फिर कह रहा है रिबाउंड होके सेम एंगल पर सेम वेलोसिटी से चला गया, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। तब क्या कहेंगे, जो नेट चेंज होगा वो कितना होगा इसका, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है कितना, इधर कितना आएगा v sin 30, इधर कितना आएगा v cos 30। इसकी बात करिए तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में कितना आएगा v cos 30 और इधर कितना आएगा v sin 30। क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो x डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं। y डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ है, दिस माइनस दिस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या 2 टाइम्स v sin 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, डायरेक्शन के साथ माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी फोर्स कितना आ जाएगा, तो 2v sin 30 इंटू टाइम कितना गिवन है 0.25। वैल्यूज को पुट करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के। चलिए, अभी तक जितने लोग कह रहे थे सर पेपर नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, अब ये चीज बताइए, क्या सारे क्वेश्चन हमारे क्लास बेस्ड थे, क्लास में हमने सब पढ़ा था? मैं कहूंगा 95%। एक आध क्वेश्चन शायद क्लास में ना हुआ उस टाइप का। अब हर टाइप के क्वेश्चन क्लास में नहीं हो सकते ना, एग्जाम में आपके ऐसा होने वाला है, आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा इस चीज के लिए। लेकिन फिर भी 95% क्वेश्चन क्या हमारे क्लास में पढ़े हुए थे। अब आप लोग के नंबर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने सही से रिवीजन नहीं किया,
इस बात से सब लोग एग्री करेंगे कि नंबर नहीं आ रहे, इसका एक ही मतलब निकल रहा है कि हम लोगों ने सही से रिवीजन नहीं किया है। तो बार बार एग्जाम से पहले पूरा प्रॉपर रिवाइज करिए। मैं आपको मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसीलिए क्लास में करा देता हूं कि कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर रहे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, किसी एक सिंगल चैप्टर का एग्जाम नहीं ले रहा हूं आपको। मैं चाहता तो सिर्फ आपको एक टॉपिक दे दूं, उसके ऊपर ले लूंगा पेपर, और नंबर भी अच्छे अच्छे आ भी जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि 4 टॉपिक मिलेगा, रट के आप लोग पेपर दे आओगे। पर आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आपको फुल सिलेबस के लिए ही प्रिपेयर्ड होना है। और हम यहाँ पे जो क्लास कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप कहिए स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है IIT JEE एंड नीट। तो उसके लिए पूरा सिलेबस हमारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए जितना हम पढ़ते हैं। तो उस पर्पज से ही मैं पेपर में कभी भी, आप देख रहे हैं, फुल सिलेबस दे रहा हूं बार बार, कि आपको आदत पड़ी रहे पूरा पढ़ने की। स्कूल की तरह नहीं 4 चैप्टर आ रहा है, रट के चले गए, लिख के चले आए, ऐसा तो होगा नहीं। पूरा सिलेबस ही आना है। कोई बात नहीं, तो इस चीज की प्रैक्टिस है। अभी डरने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमारी आदत नहीं है कि 3-3, 4-4 चैप्टर एक साथ रेडी करके हम तैयार होकर पेपर दे सकें। हमें प्रिपेयर होना है। आप लोग इस तरह फ्रस्ट्रेट मत होइए या पैनिक मत होइए, अरे नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। कोशिश करते रहिए। हो सकता है अभी आपने 3 चैप्टर तैयार किया, 2 चैप्टर तैयार किया, दोनों अच्छे से नहीं हो पाया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से रिवाइज करिए। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोग प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नंबर नहीं आ रहा है। तो आपको यही चीज ध्यान देना है, उस हिसाब से वर्कआउट करना है, उस हिसाब से अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना है। बार बार क्या करिए, इंप्रोवाइज करिए चीजों को। क्लियर है? अब चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमें क्या पढ़ना था? टॉर्क। काफी बच्चे चले भी गए, कोई नहीं, देखते हैं। टॉर्क का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग आज। चलिए, टॉर्क है क्या? अच्छा, टॉर्क से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारी लास्ट क्लास में रह गए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? r है, और मास कितना है? m है। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था हमारा? हमें याद होगा, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना कहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी गिवन एज mr²/2। सब लोग एग्री करेंगे इस बात से? क्या यही हमने पढ़ा था? सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, यही था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए इस डिस्क में से हमने ये वाला पोर्शन कट आउट कर दिया, इतना पोर्शन कट करके रिमूव कर दिया। तो अब बचे हुए पोर्शन का इसके सेंटर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन about axis of rotation passing through center and perpendicular to the plane, कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, रिमूव वाला पोर्शन मैं अभी नहीं बताया था, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने कहा पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम था mr²/2 होगा, पर हमने कुछ पार्ट यहां से रिमूव किया है। तो इस तरह समझिए, जैसे हम बात करते थे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते थे, हम करते थे क्या? वहां पर हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते थे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में क्या किया जाता था? तो याद होगा हम क्या करते थे? m1r1² प्लस m2r2² प्लस सो ऑन। हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते थे। क्लियर है? यही करते थे हम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होते थे, हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दिया जाता था? ऐड कर दिया जाता था। अब यहां पे कह रहा है एक हमने पोर्शन हटा दिया,
तो इस तरह समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में से एक मास हमने रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल से आपको समझाऊं, क्वेश्चन को यही रहने देते हैं। मैंने कहा ये मान लीजिए 4 पार्टिकल सिस्टम है हमारा, M1, M2, M3, M4। ये हमारे क्या है, 4 पार्टिकल्स हैं जो इस डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, I will be given as M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। यही होगा इस 4 पार्टिकल का। फिर किसी ने कहा कि नहीं, चलिए यहां से मैंने क्या किया, इस वाले पार्टिकल को रिमूव कर दिया, M3 को हटा दिया, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना है तो क्या यही लिखूंगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, इसमें से क्या करेंगे, इसका वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचे हुए पोर्शन का हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल शब्दों में यही कहेंगे, जिस पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर है? कह सकते हैं ऐसा। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें मालूम है, आई की वैल्यू मालूम है, अगर इसमें से ये जो कट आउट करके निकाल रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दिया जाए तो बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सौरभ, मैंने कहा कि किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, यानी एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते थे, हमने क्या कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखते थे, mr स्क्वायर। हम पॉइंट पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक। हमने कहा यहाँ पे 4 पार्टिकल्स थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m1 m2 m3 m4, सबके टर्म्स का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया। फिर हमने कहा इस वाले पोर्शन में से अगर M3 हटा दिया जाए तो बच क्या जाएगा, M1 M2 और M4, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हमने क्या कहा, जो पहले था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म, इसमें से अगर हम M3 R3 स्क्वायर माइनस कर दें तो बचे हुए का मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है सौरभ? एग्री करेंगे इस बात से आप? सौरभ, अगर मैं इसमें से M3 R3 स्क्वायर माइनस कर दूं तो बचे हुए का मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे लगाया। मैंने कहा पूरे सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 है, हमें पता है। अगर इस वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल के इसमें से माइनस कर दें तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। एग्री करेंगे? तो करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या कहा, हमें करना क्या है, बस जो कटआउट पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं सिर्फ कटआउट पोर्शन बना रहा हूं। अब हमने कहा ये रहा हमारा कटआउट पोर्शन, इसके किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, यानी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो क्या है, इसके एक्सिस के पैरेलल है और टेंजेंट टू द सर्कुलर डिस्क है, ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे। सेंटर के अबाउट, अगर ये सर्कुलर डिस्क है, इसका मास अगर स्मॉल m हो तो कितना होगा सेंटर के अबाउट, तो I डैश विल बी गिवन एज m। रेडियस कितना हो जाएगा इस कटआउट पोर्शन का, डायमीटर r है तो रेडियस कितना हो जाएगा, r बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही होता है सर्कुलर डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, यानी कितना आ गया ये, mr स्क्वायर बाई 8। एग्री करेंगे सब लोग इस बात से? mr स्क्वायर बाई 8 आएगा सेंटर के अबाउट। हमें करना क्या है, इसके अबाउट आया है, फाउंड करना है इसके अबाउट। तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे शिफ्ट करने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना शिफ्ट करना है हमें, हम कहेंगे r डिस्टेंस शिफ्ट करना है, r डिस्टेंस शिफ्ट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है, I डैश विल बी गिवन एज I प्लस md स्क्वायर।
जहां d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। कितना आ जाएगा ये, i की वैल्यू तो हमें मालूम है mr² बाई 8 प्लस m इंटू डी स्क्वायर कितना है, r शिफ्ट करना है तो mr², कितना आ गया ये 9mr² बाई 8। अभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे कैपिटल M है, यहां पे स्मॉल m है, स्मॉल m की वैल्यू हमको नहीं पता, तो स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। हम किसके पास जाएंगे, मास डेंसिटी, जैसा हम पहले करते आए हैं। तो चलिए मास डेंसिटी के पास चलते हैं। इस पूरे का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। सब लोग एग्री करेंगे, इसका मास पूरे का m है, तो यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर होगा। किसी को दिक्कत इसमें, हमें चाहिए कितने का मास, इस एरिया का, ये एरिया है कितना, पाई इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये एरिया कितना है, पाई इंटू आर बाई 2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए यहां पर, कितना आ जाएगा m इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी स्मॉल m की वैल्यू आ कितनी गई, m बाई 4। रख देते हैं यहां पर, तो कितना आ गया ये 9mr² बाई 32। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है, कम हो गया है, किसमें से, इस वाले पोर्शन में से। तो आंसर हमें मिल गया। बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो विल से दैट I विल बी इक्वल टू, पहले था कितना mr² बाई 2, कितना हटा दिया हमने, -9mr² बाई 32। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा, 7mr² बाई 32। m² बाई 4 ऐड होगा, mr² बाई 4 ऐड होगा वंशराज, कहां पर, mr² बाई 4 कहां पर है वंशराज, देखिए एक बार। ये क्लियर है, I डैश की वैल्यू 9mr² बाई 8 आएगी। हाँ, स्मॉल डिस्क की बात कर रहे हैं, सेंटर के आउट mr² बाई 8 है, शिफ्ट r करना है हमें, तो mr² बाई 8 प्लस mr², तो यही इतना ही तो आएगा 9mr² बाई 8। वंशराज क्लियर है, ये स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9mr² बाई 8 ही आएगा। मेरी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, अच्छा r बाई 2 शिफ्ट होगा, ओके राइट, क्योंकि रेडियस हमें शिफ्ट करना है, यानी कितना शिफ्ट होगा ये r बाई 2। चलिए सही कर लेते हैं उसको, यानी कितना हो जाएगा mr² बाई 4, यानी कितना आ जाएगा 3mr² बाई 8। चलिए मैंने r शिफ्ट कर दिया था, r बाई 2 होगा, सही है, 3mr² बाई 8, यानी अब वैल्यू कितना रखेंगे m बाई 4, यानी कितना आ जाएगा ये 3mr² बाई 32। रख दीजिए यहां पे आंसर, अब कितना आ जाएगा आंसर, 16 माइनस 3 यानी 13mr² बाई 2। ठीक है, ओके सही है, क्योंकि रेडियस शिफ्ट करना था, इसका रेडियस r बाई 2 है, मैंने r लिख दिया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ये अब हमने किया क्या है, हमने जो पोर्शन रिमूव किया उसका मास निकाला और उस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला बड़े वाले सर्किल के सेंटर के अबाउट, और दोनों को जब हमने पुट कर दिया, क्योंकि हम इसको रिमूव कर रहे थे तो हमने क्या किया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें से माइनस कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट ही हैं। कभी भी जब किसी चीज को आप रिमूव कर रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर रहे हैं, तो अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट है तो कभी भी डायरेक्टली आप माइनस नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है?
दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दो बॉडी है जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होना चाहिए? सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए। अगर सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सबको क्लियर है ये? चलिए, टॉर्क स्टार्ट करना था पर काफी बच्चे चले गए हैं, तो मुझे लगता है आज टॉर्क स्टार्ट नहीं करते हैं। 10 मिनट बचा है, वैसे भी ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे और पेपर डिस्कशन में भी आप लोग का काफी दिमाग यूज हो गया होगा, तो टॉर्क हम कल क्लास से ही चालू करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टॉर्क हम कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। टॉर्क नया टॉपिक है। किसी को कोई डाउट अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कुछ? सिया, क्या आपका ये पहला क्लास है? सिया, सिया क्या आपका ये फर्स्ट क्लास है? ओके, तो आज की क्लास में हमने पेपर डिस्कशन किया, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है सब पहले क्लास में है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले कुछ समझ में नहीं आया होगा। कल के क्लास में हम टॉर्क स्टार्ट करने वाले हैं, टॉर्क आपको समझ में आएगा तो कल की क्लास से कंटिन्यूअस करिएगा, ठीक है? फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन हमने लगाया है पहले उतने ही क्लियर हो जाए काफी है। बाकी क्वेश्चन आप लगाना हो लगाइए, पहले जितना हमने लगाया है उसको तो आप लोग वो करिए, रेडी करिए। आप लोग कॉन्सेप्ट्स भूलते जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स याद रहते तो क्वेश्चन होते सारे आपके एग्जाम वाले। तो नेक्स्ट एग्जाम से सब लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन हो। नहीं भी होंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, हम फिजिक्स का सिंपल सा फंडा है, एग्जाम में कितना आएगा? सैटरडे से पहले जितना पढ़ा है सब आएगा, पहले ही मैं बोल रखा हूं, तो बार बार कोई सिलेबस मत पूछे। आने वाले सैटरडे से पहले जितना भी आप लोग पढ़ेंगे सारा आएगा एग्जाम में, क्लियर है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉर्क पढ़ेंगे, सब लोग ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तो टॉर्क इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में नहीं आया तो रोटेशन नहीं समझ में आने वाला। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।